जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का संपूर्ण हल लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं बच्चों। देखो, पूर्णांक जो रहेगा आपको 100 नंबर का मिलेगा। पूर्णांक कितने अंक का है? 100 अंकों का। समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। और सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाएगा। पहले बहुविकल्पी मिलेगा, उसके बाद अतिलघु-उत्तरीय, उसके बाद लघु-उत्तरीय, उसके बाद दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखो, दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न जो है 3 शब्दों में लिखना है और लघु-उत्तरीय प्रश्न 150 शब्दों में, अतिलघु-उत्तरीय 50 शब्दों में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। आइए बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग देखेंगे जो 1 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि स्तर पर, समष्टि स्तर पर, व्यष्टि के साथ साथ समष्टि स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बच्चों जो है बा हो जाएगा, समष्टि स्तर पर। यानी बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन जो है समष्टि शास्त्र पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विलासिता की जो है वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है इकाई से अधिक, शून्य, इकाई से कम, अनंत। तो बच्चों 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जो है दा हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यानी विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है अनंत। जब उत्पादन शून्य होता है तो कुल लागत होगी शून्य, परिवर्ती लागतों के बराबर, स्थिर लागतों के बराबर, सीमांत लागत के बराबर। तो बच्चों 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 सही जवाब जो है बा हो जाएगा, स्थिर लागत के बराबर। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म की सीमांत आगम होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? तो 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, औसत आगम से अधिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं की संख्या में कमी होने के क्या कारण है? संतुलन कीमत बढ़ जाती है, संतुलित कीमत घट जाती है, संतुलित कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 5वां का सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 का सही जवाब जो है बा हो जाएगा, जो है बा हो जाएगा इसका राइट आंसर। संतुलन की कीमत जो है घट जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बचत प्रवृत्ति का अर्थ है बचत तथा आय का अनुपात, अधिक बचत करने की प्रवृत्ति, कम बचत करने की प्रवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 6 का सही जवाब जो है आ हो जाएगा, बचत तथा आय का अनुपात है। एक राष्ट्र एक कर एक बाजार से संबंधित अप्रत्यक्ष कर है वैट, जीएसटी, जो है बिक्री का कर, मनोरंजन कर। तो बच्चों 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 7 का सही जवाब बच्चों जो हो जाएगा बा हो जाएगी, जीएसटी। यानी एक राष्ट्र एक कर एक बाजार से संबंधित अप्रत्यक्ष कर कौन है? यानी इनडायरेक्ट कर। अप्रत्यक्ष कर कौन है बच्चों? जीएसटी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जो है वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 8 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु नहीं है? फ्रिज, तौलिया, मेज, भोजन। तो सही जवाब हो जाएगा बच्चों, यहाँ दा हो जाएगा, भोजन। मुद्रा की अति आवश्यक गुण है। मुद्रा का अति आवश्यक गुण क्या है? आपको बताना है। राज्य की मोहर लगाकर देना, समान स्वीकृता होना, कागज का बना होना, धातु का बना होना। तो सही जवाब ये जो बच्चों यहाँ बा हो जाएगा, समान स्वीकृता होना। यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति घटती है तो गुणांक का मूल्य क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा कि स्थिर रहेगा, क्या होगा? तो 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 का सही जवाब बच्चों आ हो जाएगा। यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति घटती है तो गुणक का मूल्य जो है क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अतिलघु-उत्तरीय प्रश्न देखेंगे बच्चों, जो 3 अंकों का मिलेगा आपको। पहला क्वेश्चन है, बाजार की एक परिभाषा दीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। बाजार की एक परिभाषा दीजिए, आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो, सिजविक के अनुसार बच्चों, लेखक हैं सिजविक के अनुसार, बाजार मनुष्यों का ऐसा समूह है जिसमें इस प्रकार के वाणिज्य संबंध, वाणिज्य में होता है व्यापार, तो बाजार मनुष्यों का ऐसा समूह है जिसमें इस प्रकार के वाणिज्य संबंध स्थापित हों कि प्रत्येक को जो है सुगमतापूर्वक यह पता चल जाए कि जो है अन्य व्यक्ति समय समय पर कुछ वस्तुओं और सेवाओं का जो है क्या करता है बच्चों? विनिमय किन कीमतों पर करते हैं, इसी को कहते हैं बाजार। विनिमय मीन्स क्या होता है बच्चों? विनिमय माने होता है अदला बदली करना। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। स्वायत्त निवेश से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बच्चों हम लोग, स्वायत्त निवेश से आप क्या समझते हैं? चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। स्वायत्त निवेश से आप क्या समझते हैं?
आइए इसका उत्तर देखते हैं। को परीक्षाओं में पूछा भी गया है 2024 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है। स्वायत्त यानी स्वतंत्र बच्चों। स्वतंत्र निवेश से आशय ऐसे निवेश से है जो आय में कमी और वृद्धि के बावजूद भी एक समान स्थिति में बना रहता है, अर्थात आय से स्वतंत्र होता है। इसी क्या कहते हैं? स्वतंत्र स्वायत्त निवेश। स्वायत्त मीन्स होता है बच्चों स्वतंत्र निवेश। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है? मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए, अथवा करके देगा मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, एकदम पूछा गया परीक्षाओं में। मितव्ययिता का विरोधाभास ऋण डाल लेंगे हम लोग। देखो एक गृहस्थ के संबंध में जो बात सही है वह एक अर्थव्यवस्था के संबंध में सही नहीं है। एक परिवार की आय उसके खर्च से अधिक होनी चाहिए। गुणक सिद्धांत के अनुसार एक अर्थव्यवस्था उसी समय अधिक आय और बचत प्राप्त कर सकती है जब जो है उपभोग का स्तर बढ़ रहा हो। यदि एक अर्थव्यवस्था जितनी भी अतिरिक्त राशि का निवेश करती है उतना ही बचा लेती है तो भविष्य में आय का जो है स्तर कम हो जाएगा। आय कम होने पर बचत का स्तर जो है गिर जाएगा। यदि बचत में वृद्धि की जाती है तो इससे अर्थव्यवस्था में कुल बचत में कमी हो जाएगी। इसे मितव्ययिता का विरोधाभास कहते हैं बच्चों। एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति की आय होती है। यदि बचत की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो अन्य साधनों की आय कम हो जाएगी और अर्थव्यवस्था की कुल बचत कम हो जाएगी। ठीक है। आयात व निर्यात क्या है बच्चों? आयात किसे कहते हैं? जैसे कोई वस्तु हम दूसरे देश से मंगाते हैं, लाते हैं, उसे आयात कहते हैं। यानी किसी देश से दूसरी वस्तु आती है, आ से आना, आ से आयात। जैसे बच्चों हमारे पास गेहूँ नहीं है, हम यानी मान लीजिए भारत के पास गेहूँ नहीं है, वह दूसरे देश से जो है गेहूँ को मंगाता है तो उसे क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। और निर्यात किसे कहते हैं बच्चों? जैसे हमारे पास दूध ज़्यादा है तो हम दूध जो है दूसरे देशों में भेज रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? निर्यात कहेंगे। यानी एक वस्तु को दूसरे देश से आना उसे आयात कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरे देशों में भेजी जाती है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? निर्यात कहते हैं। ठीक है। आयात माने आना, निर्यात माने जाना। जब वस्तु को हम लाते हैं किसी देश से तो उसे आयात कहते हैं, जब वस्तु को किसी दूसरे देश में भेजते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं। ठीक है, हो गया उसका उत्तर। चलो हम लोग 15 देखेंगे कि निजी वस्तु किसे कहते हैं बच्चों। आइए देखते हैं, 3 नंबर का भी है क्वेश्चन, अतलेगोत्री चल रहा है। निजी वस्तु किसे कहते हैं? आइए इसका उत्तर देखते हैं। निजी वस्तु किसे कहते हैं बच्चों? निजी वस्तुओं की एक ही मात्रा की कीमत विभिन्न व्यक्तियों के लिए जो है एक समान होती है। निजी वस्तुओं का उपभोग जो है प्रतिस्पर्धात्मक होता है। निजी वस्तु वह है जिस पर जो है अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है। निजी वस्तु बच्चों सेवा की एक निश्चित कीमत होती है। वस्तु के उपभोग के लिए यह कीमत अदा करनी आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। मांग को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, मांग को परिभाषित कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। मांग को परिभाषित कीजिए। मांग से आप क्या समझते हैं? कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंस रहे बच्चों। देखो मांग से हमारा अभिप्राय एक दी हुई वस्तु को उन विभिन्न जो है मात्राओं से है जो उपभोक्ता एक बाजार में किसी दिए गए समय में विभिन्न कीमतों पर जो है क्रय करेगा। क्रय माने खरीदना। उपभोक्ता किसे कहते हैं बच्चों? जो उपभोग करे, किसी वस्तु को उपभोग करे। यानी किसी वस्तु को जो उत्पादन कर रहा है उसे उत्पादकता कहते हैं, और जो उस वस्तु को जो है उपभोग कर रहा है यानी उस वस्तु को खरीद कर जो है उपयोग कर रहा है उसे उपभोक्ता कहते हैं। तो मांग से आप क्या समझते हैं? तो मांग से बच्चों हमारा अभिप्राय एक दी हुई वस्तु के उन विभिन्न मात्राओं से है जो उपभोक्ता एक बाजार में किसी दिए गए समय में विभिन्न कीमतों पर क्रय करेगा। क्रय माने यानी खरीदेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 17 नंबर के, उत्पादन फलन क्या है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन फलन क्या है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो उत्पादन फलन एक वस्तु के भौतिक आगतों तथा भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध का अध्ययन करता है। यह संपूर्ण रूप से एक ओर भौतिक उत्पादन तथा दूसरी ओर भौतिक आगतों के बीच में तकनीकी संबंध है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की, पत्र मुद्रा के 2 दोष बताइए बच्चों। पत्र मुद्रा के 2 दोष बताना है। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। पत्र मुद्रा के 2 दोष बताइए। तो पत्र मुद्रा के 2 दोष निम्नलिखित है। नंबर 1 अत्यधिक निर्गमन का भय। नंबर 2 जो है विनिमय दर में अस्थिरता। विनिमय से होता है क्या होता है? अदला बदली। अत्यधिक निर्गमन का भय, विनिमय दर में अस्थिरता। चलिए बच्चों अब हम लोग लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। लघुत्तरी प्रश्न आपको 6 अंकों का मिलेगा।
पहला क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं, आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक फिर डालेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक, व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित है। नंबर 1, कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत यह अध्ययन करता है कि बाजार में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है। इन सभी में से कीमत सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि अर्थशास्त्री प्रायः व्यष्टि अर्थशास्त्र की पहचान कीमत सिद्धांत से करते हैं। नंबर 2 है बच्चों उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत यह विश्लेषण करता है कि एक उपभोक्ता कैसे अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करता है ताकि वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके। उत्पादन व्यवहार सिद्धांत, अगली हेडिंग है उत्पादन व्यवहार सिद्धांत। उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। उत्पादक व्यवहार सिद्धांत यह विश्लेषण करता है कि एक उत्पादक यह निर्णय कैसे लेता है कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करना है तथा कितना उत्पादन करना है। उत्पादक का ध्यान अपना लाभ अधिकतम करने पर केंद्रित होता है। मांग की लोच को निर्धारित करने वाले कारकों को लिखिए। वास्तविक लागत से आप क्या समझते हैं। समष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण का महत्व बताइए। मुद्रा के मूल संचय भंडार कार्य का महत्व समझाइए। सरकारी बजट में राजस्व प्राप्तियाँ क्या है। देखो बच्चों दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो रहेगा वो आपको 10 अंकों का मिलेगा। कितने अंकों का, 10 अंकों का दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 10 अंकों का। जहाँ अथवा लग जाए बच्चों सिर्फ एक ही करना है, ठीक है। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। देखो लघुत्तरीय प्रश्न है 6 अंकों का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चों मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। हेड डालें हम लोग मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। समाज में धन का वितरण, जिस समाज में धन का वितरण समान होता है वहाँ पर वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होगी। धन के असमान वितरण से मांग कम लोचदार होती है। नंबर 2, समय का प्रभाव। जितना कम समय होता है वस्तु की मांग की लोच उतनी ही कम लोचदार होगी और उनके विरुद्ध जितना समय अधिक होगा वस्तु की मांग की लोच उतनी ही अधिक लोचदार होगी। नंबर 3, उपभोक्ता की आदत। यदि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के बिना नहीं रह सकता है तो उसके लिए उस वस्तु की मांग बेलोचदार होगी, ठीक है भैया। नंबर 4 है वस्तु के गुण। वस्तु के गुणों का प्रभाव मांग के लोच पर पड़ता है। अनिवार्य वस्तुओं की मांग बेलोचदार तथा आरामदायक वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। चौथा है प्रतिस्थापन वस्तु की पूर्ति। जिन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं बाजार में सफलता से मिल जाती हैं उनकी लोच तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखेंगे। वास्तविक लागत से आप क्या समझते हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। वास्तविक लागत से आप क्या समझते हैं। वास्तविक लागत से आप क्या समझते हैं। हेड डालेंगे हम लोग वास्तविक लागत। देखो बच्चों वास्तविक मीन्स होता है मूल रूप से। वास्तविक लागत का अर्थ उन सब कष्टों, प्रयत्नों तथा त्याग से है जो किसी वस्तु के उत्पादन में उठाने पड़ते हैं। सरल शब्दों में कहें तो यदि X वस्तु के उत्पादन में Y वस्तु के उत्पादन की अपेक्षा तिगुना कष्ट तथा त्याग होता है तो X वस्तु कीमत Y वस्तु कीमत से तिगुनी होगी। प्रो मार्शल ने वास्तविक लागत की परिभाषा इस प्रकार दी है। किसी वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में लगने वाले विभिन्न प्रकार के श्रमिकों का प्राथमिक तथा उसमें काम आने वाली पूंजी के बचत के लिए किया जाने वाला त्याग अथवा प्रतीक्षा उस वस्तु की वास्तविक लागत को बताते हैं। वास्तविक लागत बराबर क्या होता है बच्चों, श्रम तथा पूंजी के प्रयत्न, दुख, थकान तथा त्याग प्लस उद्यमियों की प्रतीक्षा तथा स्थगन। ये सूत्र है। वास्तविक लागत बराबर क्या होता है, श्रम जो श्रमिक होते जो मेहनत करते हैं, श्रम तथा पूंजी के प्रयत्न, दुख, थकान तथा त्याग प्लस उद्यमियों की प्रतीक्षा तथा स्थगन। यही बच्चों वास्तविक लागत है।